गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सब? अगर आप नीट 2020 का एग्जाम दिए हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है और आप चाह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन का किस पेज नंबर से पूछा गया है, बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन किस पेज नंबर से पूछा गया है और आप ये जाने, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और अगर आप का सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप चाह रहे हैं कि किस पेज नंबर से पूछा गया है बायोलॉजी का एक एक क्वेश्चन किस पेज नंबर से पूछा गया है, तो आपने यह वीडियो सही क्लिक किया है। इस वीडियो पर सही आपने क्लिक किया है और ये वीडियो पूरा का पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि आखिर कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट 2020 में, जो कि 13 सितंबर को हुआ था, और कितने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनटीए का ऑफिशियल आंसर की भी आ चुका है। तो आप सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये F1 कान्हा जो है ये हमारे सेट का नाम था। तो बस ये F1 सेट वाले ही नहीं केवल देख सकते हैं, बल्कि ये प्रत्येक सेट वाले देख सकते हैं। और आप F1 F2 F3 E1 E2 E3 या G1 G2 G3 जो भी है E1 से E6 तक या F1 से F6 तक या G1 से G6 तक जो भी सेट है आपका, तो आप वो उस सेट का क्वेश्चन आप नेट से सर्च कर ले और उस क्वेश्चन से मिला सकते हैं आप, और उस क्वेश्चन से वो क्वेश्चन वाइज, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रत्येक के क्वेश्चन का किस चैप्टर से पूछा गया है, किस यूनिट से पूछा गया है और उसका पेज नंबर क्या है, और उस पेज नंबर में किस पैराग्राफ से पूछा गया, उस पैराग्राफ में कितने नंबर लाइन से पूछा गया, ये वर्ड तक दिया गया है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखें और जितना से जितना हो सके वो शेयर करें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो फोटोसिंथेसिस वाला, ये पेज नंबर 214 से पूछा गया है, जो कि फ्रॉम फिगर से पूछा गया है 13.7। इस तरह से आपने देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ नंबरिंग वाइज एक नंबर, जैसे कान्हा F1 का है तो एक नंबर फोटोसिंथेसिस ये पेज नंबर दिया गया। फिगर PP यानी प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा गया। इसी तरह प्रत्येक चैप्टर का नाम लिखा गया, यहाँ पेज नंबर लिखा गया। यहाँ एबव फिफ्थ लाइन या एबव फोर्थ लाइन, मतलब कि ये नीचे से देखिए यहाँ एबव फिफ्थ लाइन, ऊपर से पांचवा लाइन, फ्रॉम एबव फोर्थ टू फिफ्थ लाइन, मतलब ऊपर से चौथा और पांचवा लाइन, दोनों की लाइन को मिला करके ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन से बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से यूनिट से पूछा गया है। और ये देखिए बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, यहाँ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स, इस तरह आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ह्यूमन HP मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी और PP मतलब प्लांट फिजियोलॉजी। इसी तरह आप देख सकते हैं प्रत्येक चैप्टर का। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो शुरू से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप ये वीडियो मस्ट देखे ही देखे, क्योंकि आपको इस प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक पैराग्राफ किस पैराग्राफ से पूछा गया ये तक बताया गया है। ये सब वीडियो आपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें कि बस 5 मिनट में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आखिर कहाँ से पूछा गया है, स्टूडेंट्स ये खोज नहीं पाते हैं कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो यही पता करते रहते हैं सालों भर कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। और मैं बात बताऊँ कि ये 26 नंबर ये जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का क्वेश्चन जो है ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। C जो यहाँ लिखा है ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। ओके, ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि ये 29 नंबर जो क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से पूछा गया। वो अमेजन वाला क्वेश्चन जो था, ये पहले लाइन से 266 के पहले लाइन में आप देखेंगे तो वो वहाँ आपको लिखा रहेगा कि ऑक्सीजन 20%, मतलब कि अमेजन रेन फॉरेस्ट से जो है हमें 20% ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए वो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट का आंसर होगा। जबकि इसका डायरेक्ट आंसर, ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्टली कास्ट क्वेश्चन है। ये इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा 15.1.2 के पेज नंबर 261 के इतना लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स वाले 15 लाइन में, ये आपको उस चैप्टर में मिलेगा। तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली आस्ट क्वेश्चन है। ये साथ में आप देख सकते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन जो ये एक 2 चैप्टर का मिलाने से बना है ये क्वेश्चन, जो कि आपको एस्पेरुलिना और क्लोरेला वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्लोरेला जो प्लांट किंगडम से पूछा गया, एस्पेरुलिना ये स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इस चैप्टर से पूछा गया है। तो इस चैप्टर में जो है दोनों चैप्टर को मिला के पूछा गया है, बल्कि दोनों एल्गी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्लांट किंगडम से पूछा गया है। और ओके, और ये डाइवर्सिटी यूनिट से पूछा गया। ये साइड में जो भी लिखा गया ये यूनिट है, ये पहला चैप्टर है और ये पेज नंबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन का एनालिसिस यहाँ किया गया है हमारे यूट्यूब चैनल MP यादव पर, एनालिसिस कर सकते हैं। और और ये रहा 57 नंबर, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें M फेज जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे टीचर्स भी कह रहे हैं कि ये M फेज भी हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्लियर नहीं किया गया, जबकि NCERT में G1 फेज लिखा हुआ है और फिगर में भी दर्शाया गया है, इसलिए आंसर इसका G1 होगा। लेकिन फिर भी ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से पूछा गया है। साथ में आप देख सकते हैं 61 नंबर से प्रत्येक चैप्टर का आप एनालिसिस कर सकते हैं और एक एक चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ऐसा एनालिसिस यूट्यूब के इतिहास में शायद पहली बार इतना कम देर में इतने अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। साथ में अगर आपका कुछ नहीं स्क्रीनशॉट ले पाए हैं तो एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे का पूरा एक पेज का एक ही साथ, जिससे आपको आसानी रहेगा। पूरा पेज का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिर एनसीईआरटी का वो कौन सा शब्द है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन इस बार नीट 2020 में पूछा गया है। तो बस हम बात करेंगे, ये 5 वर्ड ही ऐसा है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन ये पूछा गया था, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन फिर भी इससे जो हम सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है पॉलीफेगस, दूसरा है बुक लंग्स, तीसरा है मडागास्कार, और चौथा है हेट्रो सर्कल स्काउडोल्फिन जिसका ऑप्शन होगा कॉन्टेक्टिज, और चौथा है इसानोफिल्स रिलीजियस हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स। ओके, तो आप बात करेंगे पॉलीफेगस से एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, डायरेक्टली नहीं दिया गया, लेकिन इससे आप क्वेश्चन बना सकते थे। बुक लंग्स एनसीईआरटी में दिया गया है लेकिन ये नहीं दिया गया। बुक लंग्स जो स्कॉर्पियन का जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन फिर भी आप इससे क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन में ही दिया गया। तो उसके बाद ये मडागास्कार जो जिसका आंसर जो है अमेजोन रेन फॉरेस्ट जाता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया ये वर्ड, लेकिन फिर भी आप ये क्वेश्चन बना सकते थे आसानी से। हेट्रो सर्कल कॉर्डल ये भी मैच द फ्लोइंग में दिया गया था, इसलिए आप ये क्वेश्चन बना सकते थे आसानी से, जब बाकी तीनों ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप बना सकते थे सही से। इसानोफिल्स रिलीजियस हिस्टामिनेज, ये क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता था क्योंकि हिस्टामिन वाला बेसोफिल्स का आंसर होता है, लेकिन ये इसानोफिल्स का ये जो है हिस्टामिनेज वाला डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है इसानोफिल, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया लेकिन पूछा जा चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिसको कि आप चैलेंज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन G1 फेज या एम फेज, ये जो है ये क्वेश्चन में आप चैलेंज कर सकते हैं कि G1 फेज होगा कि एम फेज होगा, लेकिन एनसीईआरटी में G1 फेज कहता है, इसलिए अगर एनटीए कहेगा G1 फेज ही आंसर होगा तो G1 फेज ही रहेगा। और दूसरी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बात करें तो एम फेज भी हो सकता है क्योंकि कुछ बुक्स और कुछ यूट्यूबर्स और कुछ टीचर्स कहते हैं। और ये बात करेंगे बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम्स, ये कॉन्सेप्चुअली ये आंसर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि mRNA सबसे पहले बाइंड करेगा तब तो वहाँ पर जाकर के ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो पाएगा। और दूसरी बात करें एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, ये जो है एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया दी फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, दैट्स वाई ये आंसर जो है मोर करेक्टली आंसर ये यही होगा। मतलब कि एनटीए का आंसर की भी यही कह रहा है और इसलिए यही आंसर सही होगा और यही कह भी रहा है, लेकिन इसको अभी आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि इसे हम चैलेंज कर सकते हैं। उसकी बात करें डिस्ट्रक्शन एंजाइम वाला क्वेश्चन जो है जिसका आंसर जो है सभी आंसर सही है, लेकिन फिर भी जो है डीएनए लाइगेज वाला जो है आंसर एनटीए कह रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो चारों स्टेटमेंट सही है आप पढ़ेंगे, जिसका कि ये इसका पेज नंबर लिखा जा चुका है, पिछले आप जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उसमें देख सकते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन ये रहा बायोलॉजी है जिसको कि आप चैलेंज कर सकते हैं, और 2 क्वेश्चन एक फिजिक्स से एक केमिस्ट्री से जिसको चैलेंज कर सकते हैं। वो एसोथर्मल एडियाबेटिक जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको कि आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें कि एसोथर्मल कुछ कह रहा है, कुछ बुक्स कुछ एनसीईआरटी एडियाबेटिक कुछ एडियाबेटिक भी कह रहा है। तो ठीक है, एसोथर्मल एडियाबेटिक इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है और ये एडियाबेटिक आंसर दिया गया है इनटेक द्वारा। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करें कोलिजन फ्रीक्वेंसी और हीट ऑफ रिएक्शन, एक क्वेश्चन देखे होंगे आपने जिसमें कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसका आंसर है, लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन भी कुछ सोर्स कह रहा है कि हीट ऑफ रिएक्शन आंसर होना चाहिए, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि चैलेंजेबल क्वेश्चन है ये, इसका एक्यूरेट आंसर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ही होना चाहिए वैसे देखा जाए तो। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन। इनडायरेक्टली कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी, इनडायरेक्टली कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक देख सकते हैं आप, सबसे पहला क्वेश्चन था F1 सेट का PQ प्लास्टोक्विनोन वाला क्वेश्चन जो था वो फिगर से पूछा गया था। ठीक है, ये फिगर से पूछा गया था क्वेश्चन कि ये प्लास्टोक्विनोन जिसमें का आंसर है PS2 से सेट होकर B6F कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये पैराग्राफ या किसी लाइन या किसी चैप्टर में खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ये फिगर में दिया गया था जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। उसके बाद ये पेज 18 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर 2 जनरेशन वाला क्वेश्चन जो था 2 जनरेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पूछा गया था और ये इससे आप पूरा चैप्टर आप पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली, तब आपको ये क्वेश्चन बनेगा। कह सकते हैं इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ग्राफ से भी पूछा गया था, सिग्मॉइड ग्राफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ग्राफ, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ग्राफ से ही आपको बनेगा वो क्वेश्चन, वैसे आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें पूछा गया था रिप्रोडक्शन चैप्टर से। और सिग्मॉइड ग्राफ जिसमें कि लॉग फेज वाला क्वेश्चन था, ये आपको ग्राफ से ही बनेगा क्वेश्चन, वैसे आप देखेंगे पैराग्राफ में तो बहुत कम ही चांस है कि आपको आंसर मिल पाएगा सही से। उसके बाद इक्वेशन वाला क्वेश्चन एमोनिया और हाइड्रोजन जिसका आंसर था आप देख सकते हैं, जिसका एंजाइम नाइट्रोजनेज इन रूट नोड्यूल्स वाला क्वेश्चन जो था जिसमें कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्वेश्चन आंसर था, जिसका इक्वेशन से पूछा गया था वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद इनुलिन इंसुलिन और कोलेजन, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सबसे
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यही लगा मुझे, इन्सुलिन, इंसुलिन और कोलेजन, जिसका आंसर मतलब कि इसमें जो है किस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और किस में पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये पूछा गया है 2-3 चैप्टर का मिश्रण से। तो अब हम बाद में बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये कहाँ से पूछा गया है। ये 54 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर ये 1 आंसर होगा SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी जो क्वेश्चन जो ये भी कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये NCERT में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आप कहेंगे तो आप खोज सकते हैं उसे। 43 नंबर, रिविस्को एंजाइम 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, ये जो है इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। फोटो डिस्पेशन टॉपिक का है ये मानते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। ये आप डायरेक्टली आप खोजेंगे NCERT में तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हाँ ये है इनडायरेक्टली, लेकिन है NCERT से ही। उसके बाद क्वेश्चन करें RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में, जो ये RNA पॉलीमरेज जो क्वेश्चन, RNA पॉलीमरेज जो इंजाइम मतलब कि उस पर एक्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में, ये भी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, बस इतना लिखा हुआ है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो आप कह सकते हैं कि ये NCERT का है, लेकिन इनडायरेक्टली है। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे। तो दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की हम बात करें तो कॉन्सेप्चुअल ऑल इनडायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन जो कि इनडायरेक्टली पूछा गया तो वो कॉन्सेप्चुअल था ही, क्योंकि इनडायरेक्टली था, NCERT से था। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ये 2 चैप्टर का मिश्रण से था, इसलिए, बल्कि ये दोनों एल्गी था, इसलिए जो हम कह सकते हैं प्लांट किनों से पूछा गया तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद इनुलिन, कोलेजन और इंसुलिन, ये तीनों को 2 क्वेश्चन में, एक मैच द फॉलोइंग और एक वैसे पूछा गया था। ये तीनों कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि इनुलिन की बात करें तो फ्रुक्टोज, इनुलिन जो पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिया गया, जिसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनाया गया सुक्रोज। सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा सुक्रोज में, चूंकि ये सुक्रोज में ये पाया जाता है, इसलिए सुक्रोज यहाँ फ्रुक्टोज से लिंकेज है, इसलिए हम कह सकते हैं इनुलिन में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा। ओके, इंसुलिन बात करें कोलेजन, कोलेजन इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल, कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। ओके, एनिमल वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, इसलिए चूंकि ये प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड इसका ये पेप्टाइड बॉन्ड इसका लिंकेज होगा। उसके बाद इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंसुलिन, लेकिन उसमें क्लियर नहीं दिया गया पेप्टाइड बॉन्ड है या नहीं है। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ओके, वहाँ इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन पढ़ेंगे वहाँ, इसलिए कह सकते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन इसका आंसर होगा। और इंसुलिन आप एक और जगह पढ़ेंगे, जिसमें कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इंसुलिन वहाँ पर दिया हुआ है। तो ओके, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके GPP - R = NPV, ये क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसका आंसर ऑलवेज मोर वाला होता है, ऑलवेज मोर ऑलवेज लेस। ये बहुत ही आप इजी था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। ओके, उसके बाद बढ़ेंगे करेक्ट इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बात करेंगे तो बस ये 3-5 क्वेश्चन ही कॉन्सेप्चुअल थे, और बाकी जो है 4-5 चीज़ जो कि इनडायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन थे NCERT से। ओके, तो अब बात करेंगे मोनोकोटिलिडर सिस्टम वाला क्वेश्चन, ये इजी था, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल था। ओके, तो बस इतना ही क्वेश्चन, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, सी यू, जय हिंद, जय भारत। तो आज ने देखा कि किस तरह से दिया हुआ था NCERT में, और NCERT का ये विश्लेषण आज तक यूट्यूब के इतिहास में इस तरह के विश्लेषण इतने कम समय में आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, व्हाट एवर यू हैव प्रॉब्लम जस्ट कमेंट इट। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।